गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स का, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। आप इस चैप्टर को क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज भी समझ सकते हैं कि ये लैंग्वेज है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसकी टर्म्स में बात की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो सबसे पहले तो वो कारण जो इस क्वांटम मैकेनिक्स के लिए रहे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। एक तो है जी तरंग कण द्वैकता, यानी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। आप जानते हैं कि प्रकाश के कुछ गुण जो हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण, ध्रुवण वगैरह तरंग सिद्धांत के आधार पर समझाए जाते हैं। परंतु कुछ गुण जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, या कृष्ण का विकिरण है, इनकी व्याख्या जो है वो फोटोन सिद्धांत के द्वारा की जाती है। डी ब्रॉगली ने ये सिद्ध किया कि पदार्थों के लिए कण और तरंग जो हैं वो अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे के समतुल्य हैं। कण को तरंग समझा जा सकता है, तरंग को कण समझा जा सकता है। डेविसन जर्मन जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये सिद्ध भी हो गई बात कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कण भी कह सकते हैं, आप इसको तरंग भी कह सकते हैं। अब देखिए कि मान लीजिए किसी कण को हमने उसके साथ सहचारी तरंग के रूप में लिखना शुरू किया, कि मान लीजिए हम किसी कण को एक तरंग के रूप में लिखना चाहते हैं। तो एक तरंग से कण को लिखने में क्या मुश्किल है वो देखिए कि एक कण यदि p संवेग का है, यानी इसकी वेलोसिटी यदि v है, तो उसके लिए लैम्डा जो होगा वो बराबर होगा h/p, ये डी ब्रॉगली रिलेशन है, या h/mv, या न्यू इज इक्वल टू E/h, ये प्लांक का जो नियम है। ई को यदि आप mc² लिखें तो ये बराबर होगा न्यू इज इक्वल टू mc²/h। अब उस तरंग का जो वेग होगा वो न्यू इंटू लैम्डा, यदि न्यू इंटू लैम्डा करें तो इसका वेग जो आता है दोनों इक्वेशन से वो c²/v, यानी एकल तरंग का जो वेग आता है वो तो कण के वेग से कहीं ज़्यादा है, और इवन प्रकाश के वेग से भी ज़्यादा है। इसलिए किसी भी कण को एक तरंग के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए एक कल्पना की गई वेव पैकेट की। ये वेव पैकेट क्या होता है? ये बहुत सारी तरंगों के अध्यारोपण के बाद बनता है। तो अध्यारोपण के बाद उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो उस जगह पे ज़्यादा आता है जहाँ पे कण के पाए जाने की संभावना जो है वो अधिक होती है। दूसरी बात ये है कि ये जो वेव पैकेट है ये एक ही कण को प्रदर्शित करना चाहिए, ना कि अनेक सारे कणों को, क्योंकि बहुत सारी वेव्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे कणों को ये बता रहा है, ये एक ही कण को व्यक्त करना चाहिए। इसके लिए हम एक फंक्शन है वो साई, तरंग फलन जिसे कहते हैं, उसके द्वारा इसको हम लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि एक बहुत सारी तरंगों का जो वेव पैकेट है वो डेल्टा एक्स रेंज के अंदर अपना मान जो है वो ज़्यादा रखता है, और इसके अलावा इसकी वैल्यू सब जगह पे 0 है। इसका मतलब कण के पाए जाने की संभावना यहीं पर ही ज़्यादा है। अब फोरियर एनालिसिस जो है वो आप जानते हैं, या उसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि जिस तरंगों के अध्यारोपण से ये वेव पैकेट बना है उनका विस्तार जितना ज़्यादा होगा, जितनी बहुत अलग अलग तरह की तरंगों का अध्यारोपण होगा, जिसके लिए k का विस्तार जितना ज़्यादा होगा डेल्टा एक्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। और यदि बहुत थोड़ी k क्या है यहाँ पे 2π/λ, यानी बहुत सारी यदि लैम्डा होंगे तो k का विस्तार भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक दिखाया गया है k = k0 के आसपास कुछ तरंगों के अध्यारोपण के बाद जो वेव पैकेट बनता है, तो उस वेव पैकेट की लिए ये सिद्ध किया जा सकता है कि डेल्टा k इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1/Δx, या इसी को आप लिख सकते हैं h×Δk, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h×, या डेल्टा p डेल्टा x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h×। तो यहाँ देखिए जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये आया है कि यदि आप वेव पैकेट से कणों को लिखते हैं तो इसमें जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि नेचुरल प्रिंसिपल है,
वो अपने आप ही आ जाता है कि स्वतः ही अनिश्चितता के सिद्धांत की पालना हो जाती है जब हम वेव पैकेट की बात करते हैं। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर कि ये जो वेव पैकेट है इसका जो ग्रुप है इसका वेग क्या कण के वेग के बराबर भी है कि नहीं, क्योंकि हमें यदि वेव पैकेट कण को रिप्रेजेंट करता है तो वेव पैकेट की स्पीड जो है वो कण की स्पीड के बराबर होनी चाहिए। तो वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है दैट इज़ वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। अब ई इज इक्वल टू आप जानते हैं कण फ्री पार्टिकल है तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी को कहिए एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, या फिर आप ई को भी एच क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं, ये एच अपॉन 2 पाई और 2 पाई न्यू, एक्चुअली एच न्यू ही है ये। सो एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। अब इस रिलेशन से ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इस रिलेशन का यदि डेरिवेटिव करें ओमेगा का के रिस्पेक्ट में तो डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू एच क्रॉस 2k अपॉन 2m, या इसको सिंप्लीफाई करें तो p अपॉन m ये बराबर है v के। इसका मतलब ग्रुप वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। सो यही हम चाहते थे कि जो ग्रुप वेलोसिटी आए वो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर आए, तभी वेव पैकेट से पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया हुआ माना जा सकता है। अब देखिए साई जो वेव फंक्शन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि साई स्टार साई डी वी इंटीग्रेटेड ओवर ऑल स्पेस इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। साई स्टार साई को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यदि साई स्टार साई को, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पार्टिकल की दुनिया के अंदर पाए जाने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 होनी चाहिए, तो सो साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू 1। साई जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये कोई रियल हो ये ज़रूरी नहीं है। साई कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर साई के लिए एक और नाम है वो दिया गया है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसलिए क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्केल होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होती है वो मेजरेबल क्वांटिटी है। सो एम्पलीट्यूड जो है वो उसका स्केल जो होता है वो तीव्रता के बराबर होता है, इसलिए साई को जो दूसरा नाम दिया गया है वो है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। दूसरी बात ये है कि साई कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कभी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। और आप जानते हैं कि जब किसी कोई फंक्शन है और उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनली यहाँ पर आउटपुट आएगा तो ये रियल ही आएगा। सो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है, यही इस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो साई क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कण को लिखने का तरीका है, इसी के द्वारा कण को क्वांटम मैकेनिक्स में लिखा जाता है।